आज ऐसे स्टार्ट करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टेस्ट होगा, जो अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज टेक। यहाँ पर अपना पेपर है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे इसका, देखो विज्ञान प्रौद्योगिकी जो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी है, इसका पहला पेपर है, राइट। पहला पेपर क्यों यहाँ पर लिख रखा है मैंने, क्योंकि विज्ञान प्रौद्योगिकी कम से कम मैं 5 पेपर करूँगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहला लिख दिया। तो ये भी आपको याद रहे कि हाँ जो कौन सा नंबर 13 नंबर फुल था, मतलब पूरा अकॉर्डिंग 13 था, और यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी के हिसाब से पहला पेपर है, ठीक है। तो वैसे जो भी टेस्ट आएंगे मैं पहला दूसरा करके ऐड करता रहूँगा उसमें, राइट। और एक बात, यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी प्लस आपको जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी होता है उसका भी मैं 5 पेपर कराऊंगा, ठीक है। 10 पेपर मतलब यहाँ पर, क्योंकि जब अभी यूपीएससी है उसका चलन बढ़ रहा है यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के, और यहाँ से साइंस है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर भी कुछ क्वेश्चन डाल रहा है, राइट। और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसको लेकर भी क्वेश्चन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आईएफएस का प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो भी आईएएस का एग्जाम के ही दिन होता है, सेम डे होता है, लेकिन जो मेंस होता है उसका मेंस अलग डे होता है वो, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए कुछ यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसका जो वेटेज है ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है, राइट। तो आप लोग भी यहाँ पर इसको इसके अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो टेस्ट 14 आएगा वो आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो करंट अफेयर्स रहेगा उस पर पूरा बेस रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं इसको। यहाँ पर टॉपिक आप देख रहे हो, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी का भौतिक विज्ञान दे रखा है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितने भी यहाँ पर है वो सब आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी इसमें, ठीक है। और भी यहाँ पर टॉपिक इसमें, लेकिन इतना मैं जितने ऐड हो पाए मैंने ऐड कर दिया, बाकी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। आते हैं। और यहाँ पर मार्केट में भी अवेलेबल, मार्केट में इसको ऑफलाइन आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं पादप ऊतक संवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना कौन सा सही होगा, ठीक है। पहली बात देखो, पहला बोला है इसमें पौधे के वृद्धिशील अग्रभाग से कोशिकाओं के जो अलग यहाँ पर करके उनसे नए पौधे को उगाया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि इसमें पौधे के किसी भाग को, जैसे वृद्धिशील जो अग्रभाग होता है, ठीक है, जिसको मेरिस्टेम बोलते हैं, राइट, वो पत्ती या तने कोशिका या उत्तकों को अलग करके यहाँ पर नियंत्रित परिस्थिति में उनको नए पौधे उगाए जा सकते हैं। पहली बात सही है। सेकेंड, इसमें कृत्रिम पोषक माध्यम से इनका उपयोग किया जाता है। इनका मतलब जो कृत्रिम पोषक माध्यम से इनका उपयोग शामिल होता है, बात सही है, राइट। मतलब कहने का ये प्रक्रिया एक कृत्रिम पोषक माध्यम होती है, आर्टिफिशियल नेचुरल जो होती है उसका मीडियम होता है, राइट। इसमें पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है ये सभी तत्व, जो हार्मोन है और शर्करा, ये सब भी इसमें शामिल होते हैं। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा, ऊतक संवर्धन का उपयोग करके यहाँ पर एक पितृ पौधे से अनेक पौधे उगाए जा सकते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऊतक संवर्धन की जो एक तकनीकी होती है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइक्रो प्रोपेगेशन किससे संबंधित है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सिंपल सा। तो क्या है, ये ऊतक संवर्धन की एक तकनीकी है, ठीक है। इसका उपयोग करके एक पितृ पौधे को बहुत कम समय में आनुवंशिक रूप से समान अनेक पौधे उगाए जा सकते हैं इसके, ठीक है। तीनों बातें इसकी करेक्ट है। देखो एक एक यहाँ पर एक एक बातें पॉइंट करके लिख के चलना है, ठीक है, क्योंकि बहुत डीप से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बनाए और काफ़ी अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन है इसके, ठीक है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से पूछे सही कौन सा है, तो 1, 2 एंड 3 तीनों बातें करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड है, एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। धातु में निम्नलिखित भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम जो होता है ये धातु में भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। हालांकि कुछ तत्वों में ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरे स्थान पर है, ठीक है, याद रखना है। सेकेंड बात है, निष्कर्षण के लिए एल्युमिनियम के अयस्क के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो बॉक्साइट होता है और इसी के उपयोग के कारण इसका निष्कर्षण जो होता है किया जाता है, ठीक है। दोनों करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, सही पूछा है सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट के बारे में विचार करना। स्विफ्ट अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, ठीक है। तो ये स्टैटिक का ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इसमें बोले ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका उपयोग वित्तीय संस्थानों में कोड द्वारा एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से सूचना और निर्देशों को सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए किया जाता है। पहली बात यहाँ से इसका तीसरे का करेक्ट है, ठीक है, एकदम सही बात बोल रहे हैं। सेकेंड, इसके तहत सुरक्षित मैसेजिंग नेटवर्क के लिए और अपने फंड प्रतिभूति को बनाए रखने के लिए एक ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्विफ्ट एक मुख्य रूप से मैसेजिंग नेटवर्क है, ना कि एक फंड और प्रतिभूति में रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला नेटवर्क। तो ये बात गलत हो जाएगी। क्या है ये, एक मैसेजिंग नेटवर्क है। तीसरी बात है, स्विफ्ट इंडिया एक एवं यहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो भारतीय बैंक है उसका एक संयुक्त उद्यम होगा, ठीक है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात इससे करेक्ट है भी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों बातें करेक्ट हैं। तीसरे का आंसर बी यहाँ से
अच्छा दूसरा गलत है ना, दूसरा गलत है, 1 और 3 करेक्ट है, तो बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं, चौथा नंबर। क्वेश्चन 4 यहाँ से, इसमें बोला है ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के संयोजन के कारण कोई रासायनिक पदार्थ परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर दैनिक प्रक्रिया ऑक्सीकरण के परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, पहला लोहे का संक्षारण, पहले क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का संयोजन होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में कई प्रक्रियाएं ऑक्सीकरण के परिणाम होते हैं, जैसे कि लोहे का संक्षरण या लोहे का जंग लगना बोलते हैं इसको। ठीक है, और खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता, ये भी यहाँ से क्या होगा, सही होगा। और तीसरा हाइड्रोकार्बनों का दहन, ये तीनों यहाँ से इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थों की जो विकृत गंधिता है, इसका मतलब होता है कि वसायुक्त और यहाँ पर तेली खाद्य पदार्थ है, इसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीकरण होता है, जिससे उनका स्वाद क्या होता है, और स्वाद और यहाँ पर गंध में बदल जाता है। स्वाद जो होता है वो गंध में चेंज हो जाता है। ठीक है, स्मेल। और यहाँ से हाइड्रोकार्बन का दहन जो होता है, ये हाइड्रोकार्बन जैसे पेट्रोल, मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं, और ये भी एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, सिंपल सा सोच सकते हो कि जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है तीनों यहाँ से करेक्ट होंगे। आंसर डी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो विटामिन B12, राइट, और उसके बाद विटामिन सी। ठीक है, जो विटामिन के है ADE एडी की जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, कौन, ADE के, जिसमें से के यहाँ पर आ रहा है तो ये वसा में हो गया, तो जल में घुलनशील होगा ये बी और सी, तो यहाँ से 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वें का। आगे आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 के 6 में देखते हैं, 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रयान फर्स्ट पर मौजूद कौन सा उपकरण चंद्रमा पर बर्फीले पानी का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंसर हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर लघु सिंथेटिक एपर्चर रडार, मिनी SRA इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर मिनी SAR सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, भौतिक के क्षेत्र में खेल का नियम किससे संबंधित होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ठोस, यहाँ पर होगा ठोस के प्रत्यास्थ व्यवहार से। कैसे, क्योंकि जो भौतिक में एक होता है हुक का नियम। ठीक है, आपने यहाँ पर 12th में पढ़ा होगा हुक का नियम था, राइट, और यहाँ से शायद से अभी 11th में भी है ये, राइट, हुक का नियम। अगर नहीं है तो यहाँ पर जान सकते हो, जिसे यहाँ पर अक्सर खेल का नियम भी जानते हैं। ठीक है, इसी रूप में भी जाना जाता है, जो ठोसों के प्रत्यास्थ व्यवहार होते हैं, राइट, जो इलास्टिक यहाँ पर बिहेवियर होते हैं उससे संबंधित होता है। ये बताता है कि एक स्प्रिंग को खींचने या संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल विस्थापन के समानुपाती होता है, राइट, सेकंड का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, नेशनल एग्रीड इंटीग्रेशन टूर राष्ट्रीय एकता यात्रा के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग है, इसके बारे में बताते हैं। पहला बोला है इसमें जम्मू और कश्मीर के उत्तर पूर्वी राज्यों के युवाओं के साथ भारत की जो विविधता है वो परिचित कराना होगा। पहली बात करेक्ट है, सही है। सेकंड, ये सरकार की एक भारत के श्रेष्ठ भारत की योजना का भाग होगा। सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर ये सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का भाग नहीं है, ये एक श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य राज्यों के बीच जो सांस्कृतिक संबंध उसको बढ़ावा देना था, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके द्वारा किया था, तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका आयोजन मुख्य रूप से भारतीय सेना द्वारा किया था, ना कि संस्कृति मंत्रालय। ओनली वन करेक्ट है, आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से परमाणुक कणों को उनके संबंधित जो परमाणु भार के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं, देखो यहाँ पर जो एक बात देखते हैं, जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, और उसके बाद प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का, याद रखना है आपको। ये भी आपका 9, 10, 11, 12 में साथ मिलेगा, तो आपने साइंस अगर किया होगा 12 से तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ मैं आपको बताते जा रहा हूँ, लिखते जाओ, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, लगभग मान सकते हो अप्रॉक्स में 9.1 × 10⁻31, ठीक है, सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डिजिट ले रहे हैं, राइट, इतना किलोग्राम होता है कि किसका, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का होता है 1.67, एक डिजिट और लेते हैं, 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। और बचा क्या, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27, ठीक है, आप लिख लो तीनों ये, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 9 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 3, 2, 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां,
भारत में नैदानिक परीक्षण के संचालन से जुड़ी जो नवाचार चुनौतियां हैं उनके अवसरों को नीतिगत और दृष्टिकोण की जो संबंध में विचार करने देखते हैं यहाँ से। पहला, भारत में टीबी कैंसर और ऑटोइम्यून्स हैं उनके विकारों पर शोध को बढ़ावा देने के लिए तेज गति से अनुमोदन एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। पहली बात क्या होगा, 10वीं का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है, एकदम सही है, ठीक है। सेकेंड बात है इसकी, ये बोले नियामक बाधाएं जो होती है जैसे कि यहाँ पर अधिक कागजी कार्रवाई, निरीक्षण और प्रक्रिया वास्तव में यहाँ पर फॉर्मा नवाचार को धीमा नहीं करती बल्कि उससे अनुशंसित करती हैं, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, राइट, दोनों एकदम सही है क्योंकि यहाँ पर एकदम स्टेटमेंट जो पूरी इसकी कॉन्सेप्ट वाली बात है वही इसने पॉइंट करके लिख दी है ना, कोई इसमें घुमाने वाली कुछ बात नहीं है। तीसरा, और एक्स्ट्रा बताने वाली कुछ बात नहीं क्योंकि यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट इसने कॉपी कर दिया है, राइट, इसी जो बात को लेकर के। तीसरी बात है, भारत सरकार का जो नीतिगत दृष्टिकोण है ये नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत जो साथ साथ सावधानी बरतने और साथ में नियम परिवर्तन के पहले जो जनप्रतिनिधि प्रक्रिया थी उसके विचार करने पर केंद्रित होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है क्योंकि भारत सरकार का जो नीतिगत दृष्टिकोण होगा वो नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ सावधानी बरतने पर कि यहाँ पर नियम जो परिवर्तन है वो जन प्रक्रिया पर विचार करने पर केंद्रित होंगे, ठीक है। तीनों बातें इसकी एकदम करेक्ट है। आप पॉइंट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। आप क्या लिखोगे पॉइंट में, आप लिखोगे जो भारत में नैदानिक परीक्षण के संचालन से जुड़ी कुछ चुनौतियां, तो 3 पॉइंट आप नोट करोगे, ठीक है। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर सही पूछा है तो डी। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से किनका उपयोग अम्ल क्षार सूचक जो होते हैं उसके रूप में करते हैं। जो यहाँ पर अम्ल क्षार मतलब क्या होता है, एसिड बेस जो इंडिकेटर होता है उसके रूप में प्रयोग किसका करते हैं, लाल पत्ता गोभी का, ठीक है, मतलब लाल पत्ता गोभी के पत्ते को, प्याज और फिनप्थलिन। ये तीनों करेक्ट नहीं है, मैं आपको स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो 11वें का आंसर हो जाएगा, तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। वो मैं आपको ऐसे ही बता रहा था कि हाँ ये यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं बट यहाँ पर तीनों करेक्ट ही है, राइट। क्यों, क्योंकि देखो लाल पत्ता गोभी के पत्ते, ये कथन सही क्योंकि यहाँ पर जो पत्ता गोभी होता है लाल उसके प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक के रूप में काम करती है। ये प्याज क्या है, प्याज ये कथन ये भी करेक्ट है क्योंकि प्याज गंधी सूचक होता है, ठीक है। इसका उदाहरण होगा जिसका उपयोग अम्ल क्षार पहचान के लिए कर सकते हैं। फिनप्थलिन ये कथन सही है क्योंकि यहाँ पर फिनप्थलिन एक कृत्रिम सूचक है जिसका उपयोग अम्ल और क्षार के परीक्षण में कर सकते हैं। तीनों बातें करेक्ट है, 11वें का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किनका उपयोग जंतु की प्रजातियों द्वारा जैविक संचार के माध्यम से जैविक संचार के माध्यम से रूप में करते हैं, ठीक है। किनका करते हैं, आंसर हो जाएगा एक तो जो फेरोमोन्स करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जंतु फेरोमोन्स का उपयोग संचार के लिए करते हैं, करेक्ट है। स्वर ध्वनियाँ जो होती है ये कथन ये भी करेक्ट है क्योंकि ये कई जंतु स्वर ध्वनियों के माध्यम से भी संवाद करते हैं। शारीरिक हाव भाव, तीसरा ये भी करेक्ट है क्योंकि ये कथन करेक्ट है, शारीरिक हाव भाव भी जंतु संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चौथा, नृत्य, ये भी करेक्ट है क्योंकि मधुमक्खी का नृत्य इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण होगा। चारों बातें करेक्ट है, आंसर यहां से डी सही है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वो नंबर, तो मैंने अभी से ठीक किया इसको, ठीक है। यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको, 12 हो गए 13। निम्नलिखित मात्रकों में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली जो होती है उसके अस्थायी मूल मात्रक होंगे, हैं देखते हैं इसमें। मोल क्या होगा, मोल यहाँ पर पदार्थ की मात्रा, अस्थायी प्रणाली यहाँ पर मात्रक होता है, ठीक है, सही है इसका। सेकेंड, कैंडेला इसे भी करेक्ट है क्योंकि कैंडेला ज्योति तीव्रता एसआई का मात्रक इसका है, ठीक है, ये भी बात सही है। और केल्विन यह भी करेक्ट है क्योंकि केल्विन तापमान एसआई जो प्रणाली उसका मूल मात्रक होता है। तीनों बातें करेक्ट है। 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर हो जाएगा सभी तीनों सही है, तो सही उत्तर पूछा है तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 यहाँ से भारत द्वारा 14 बोला है भारत द्वारा किए गए अभ्यास में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अभ्यास दे रखा है, देश दे रखा है, एविया इंद्र फ्रांस, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एविया इंद्र पर जो है ये भारत और रूस के बीच होता है ना कि फ्रांस, तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात बोला है हैंड इन हैंड चीन, ठीक है, सेकंड बात करेक्ट है, हैंड इन हैंड अभ्यास भारत और चाइना के बीच होती है। युद्ध अभ्यास किसके बीच होगा, ये यूनाइटेड किंगडम, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये भारत और यूएसए के बीच होता है।
यूके के बीच नहीं, है ना। तो क्या आंसर सिर्फ दो, मतलब दूसरी बात यहाँ पे करेक्ट है, बी यहाँ से 14 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है, तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र के संबंध में विचार करना है। भूमि पर स्थापित संयंत्रों की तुलना में तैरते हुए संयंत्रों की दक्षता अधिक होती है। पहली बात, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जल की उपस्थिति के कारण तापमान कम रहता है, जिससे क्या होता है, तैरते हुए संयंत्रों की दक्षता भूमि पर स्थापित संयंत्रों की तुलना में अधिक हो जाती है। सेकेंड बात है, भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के वायनाड में वाड़ासुर सागर जलाशय पर स्थापित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 15 का करेक्ट आंसर, दोनों बातें इसकी सही है, सी, राइट। क्वेश्चन 16, राष्ट्रीय बांस मिशन के संबंध में विचार करना है। ये सतत कृषि के लिए पर राष्ट्रीय मिशन NMSC के तहत कार्यान्वित और एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पहली बात, 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड बात है, यहाँ से गलत दे सकता था कि बोल सकता था यहाँ पर ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना ऐसे करके दे सकता था, ठीक है, तो वो गलत हो जाती, लेकिन यहाँ से बात करेक्ट है। सेकेंड, इसके उद्देश्यों में कृषि आय के पूरक के रूप में वन भूमि में बांस के रोपण क्षेत्र में वृद्धि करना शामिल होगा। सेकेंड बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिशन है इसका उद्देश्य होगा कि मुख्य रूप से गैर वन भूमि पर बांस के रोपण है उस क्षेत्र में वृद्धि करना है, ताकि यहाँ पर वन संरक्षण को बढ़ावा मिल सके और जो आय स्रोत होते हैं वो भी बढ़े, ये बात गलत होगी। तीसरा, ये उन राज्यों में बांस के विकास पर केंद्रित होगा जहां ये सामाजिक, वाणिज्यिक और आर्थिक रूप से लाभकारी है। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है, तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 17 है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। ये उस कार्य की मात्रा को निर्धारित करता है जो कोई अपनी वस्तु की गति के परिणामस्वरूप कर सकता है। पहला, 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। एक ये क्या है, ये एक सदिश राशि है, सदिश नहीं अदिश राशि बोला है ना, तो ये क्या है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि यहाँ पर सही है, क्योंकि अगर सदिश बोलता तो गलत होता, लेकिन यहाँ पर अदिश बोला है तो ये बात सही है, ठीक है। और यहाँ पर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ठीक है। इससे इसको व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जो m होता है वो द्रव्यमान होता है, v यहाँ पर वेग होता है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ती हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है, तो इसका बोला वेग दुगुना हो जाएगा, तो v की जगह कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2v² = 4v², मतलब यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी 4 गुना बढ़ती हो जाएगी, एकदम सही है। यहाँ पर 4 गुना बढ़ती हो जाएगी। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 17 का आंसर, सभी तीनों करेक्ट है, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर बोले, नैनो पदार्थ के यहाँ पर जो संबंध में विचार करना है। किसी पदार्थ के नैनो पदार्थ के रूप में वर्गीकृत होने के लिए उसके 3 आयामों में को नैनोमीटर में मापना होना चाहिए, पैमाने पर होना चाहिए। 18 में क्या होगा, पहला 18वें का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि किसी पदार्थ का नैनो पदार्थ के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उसके कम से कम 1 आयाम का नैनोमीटर पैमाना 1 से 100 nm तक यहाँ पर होना आवश्यक होगा, ना कि 3 आयामों का, तो ये बात गलत होगा। सेकेंड बात है, नैनो पदार्थ को केवल कृत्रिम रूप से ही संश्लेषित किया सकता है, सेकेंड बात गलत हो जाएगी ये भी, क्योंकि यहाँ पर जो नैनो यहाँ पर पदार्थ होते हैं इनकी प्रकृति में भी पाए जाते हैं, और ये ज्वालामुखी, राख, ठीक है, और उनकी कुछ जैविक जो संरचना होती हैं उनकी केवल कृत्रिम रूप से ही संश्लेषित नहीं किया सकता है, अलग तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों बातें गलत है। आंसर यहाँ से 18 का दोनों गलत है, तो डी यहाँ से इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 19 नंबर है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर, जो किसी चालक होती है उसका प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करेगा। देखो, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, मतलब कौन सी बातें, कुछ ज़्यादा बातें हैं, जैसे कि 3-4 बातें होंगी, जैसे कि जो चालक की अनुप्रस्थ काट होती है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के अनुपाती होता है, ठीक है, बात करेक्ट है। क्योंकि यहाँ क्यों निर्भर करता है, क्योंकि इसके व्युत्क्रम के अनुपाती होता है, ठीक है। और चालक की लंबाई पर भी बराबर होता है, मतलब यहाँ पर इसके भी निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसके समानुपाती होता है। और चालक के तापमान पर कैसे होगा, क्योंकि ये समानुपाती होता है, इसके बाद द्वारा यहाँ पर भी ये प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। तो आंसर क्या होगा, तीनों बातें करेक्ट है। 19 का आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 20 है, टेफ्लॉन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 20 नंबर को। इसमें बोला है, पहला बोला है, यह रासायनिक रूप से अक्रिय और संक्षारक अभिकर्मकों द्वारा आक्रमण प्रतिरोधी होते हैं। पहली बात, 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसका उपयोग बर्तन में नॉनस्टिक परत के रूप में कर सकते हैं,
ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसी उस करेक्ट यहाँ पर नॉन स्टिक गुण और उच्च प्रतिरोध वाले यहाँ पर कारण इसमें बर्तन का उपयोग नॉन स्टिक के परत के रूप में भी यूज कर सकते हैं। दोनों बातें करेक्ट है। 20 का आंसर सी। 21 देखते हैं। 21 है निम्नलिखित में से, हाँ 21 है निम्नलिखित में से कौन सा ओट क्लाउड, जो ओट क्लाउड है उसका सही वर्णन करता है। ओट क्लाउड क्या है, ओट क्लाउड यहाँ पर जो पूछ रहा है उसके बारे में कौन सी बातें इसकी सही बता रही हैं। आंसर जाएगा 21 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या, ये सी सौर मंडल के चतुर्दिक निर्मित क्या होते हैं, बादल होते हैं। राइट, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ओट क्लाउड सौर मंडल के सबसे बाहरी क्षेत्रों में से एक काल्पनिक गोलाकार बादल होता है जो लाखों करोड़ों धूमकेतु का स्रोत होता है और ये सौर मंडल में चारों ओर से घिरे रहता है। ठीक है, ओट क्लाउड जो होता है इसका सही वर्णन यहाँ पर बात बता रहा है। राइट, कि यहाँ पर एक गोलाकार को लेकर के बादल होना, ऐसा करके भी आपसे स्टेटमेंट पूछ सकता है। ठीक है, और इसकी संरचना क्या होती है, इसकी संरचना जो होती है ये मुख्य रूप से बर्फीले बाष्पशील पदार्थ जैसे कि पानी, मीथेन, ईंधन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनियम से बना होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट, आपसे बोलेगा इसकी संरचना में यहाँ पर सिर्फ पानी और जो कार्बन मोनोऑक्साइड से ही बना होता है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी, मीथेन, ईथेन और हाइड्रोजन साइनाइड, इस अमोनिया, ये सब आप होते हैं इसमें, जिससे यहाँ पर बना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी कि हमारा आता है कि यहाँ पर ओट क्लाउड है उन पिंडों से बना जो विशाल ग्रहों के निर्माण के दौरान बाहर की ओर यहाँ पर बिखर गए थे। तो 3-4 बात आपको यहाँ से याद रखनी है, इसकी इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा डीप में बताया। ठीक है, 22 आते हैं। 22 घर्षण बल को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। घर्षण बल के संबंध में विचार करना है। ये पिंडों के मध्य क्रियाशील एक प्रतिरोधक बल है जो गति का विरोध करता है या उससे कम करता है। पहली बात, 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर घर्षण का बल एक प्रतिरोधक बल होता है जो गति का विरोध करेगा। ठीक है, घर्षण कैसे होता है, जैसे हम लोग जूते में देखो ऊपर नीचे करके बने होते हैं ना, तो घर्षण होता है, वो इसका विरोध करता है। अगर विरोध नहीं करेगा तो हम लोग फिसलते चले जाएंगे, है ना। गाड़ियों के पहिए होते हैं, उसमें देखो घर में हम लोग सीढ़ी बनाते हैं ऊंचा करने के लिए, तो उसे गैप दे देते हैं कि थोड़ा आसानी से उतरे, वरना गिर पड़ेंगे उसमें, घर्षण का विरोध करने के लिए। ठीक है, पहली बात करेक्ट है यहाँ से। सेकेंड बात है, ये केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि गतिशील वस्तुओं पर ही कार्य करेगा। राइट, स्थैतिक घर्षण की बात बता रहा है कि वो जो स्थैतिक घर्षण होता है वो सिर्फ गतिशील वस्तु पर काम करता है, ये आप गतिशील वस्तु में काम नहीं करेगा। तो घर के जो जीने के गतिशील होते हैं, है ना, नहीं होते ना, साइड में जो ऊपर चढ़ते हैं ऐसे करके बनाते हैं नीचे से ढलानदार, तो थोड़ा थोड़ा गैप दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं। जूते के गतिशील होते हैं नहीं, है ना, तो ये सब बात याद रखना है। तीसरी बात है, घर्षण बल चिकनी सतह पर तुलना में खुदरी सतह पर जो रुक्ष पृष्ठ है उस पर अधिक क्रियाशील होता है। ये बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जितना खुदरा होगा उतना घर्षण अधिक होता है। इंपॉर्टेंट बात है। और हम लोग देखो, जो आप लोग शूज खरीदते हो, ठीक है, शूज खरीदने का सबसे अच्छा क्या है कारण, जितना नीचे यहाँ पर इसमें जो डिजाइन से नीचे बना होगा, नीचे ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें दी। देखो कोई शूज होता है पूरा प्लेन टाइप में, ऐसे लाइनिंग दी रहती है, वो आपको नहीं लेना है। जिसमें से ऊंचे ऊबड़ खबड़ ऐसे करके बना होता है, ऐसा वो लेना, वो ज़्यादा घर्षण होता है ना, वो ज़्यादा यहाँ पर खुरदरी सतह को अधिक घर्षण देता है। तो ये बात सही हो जाएगी। आंसर क्या है, 1 और 3 करेक्ट है, दूसरी बात गलत है। तो सही पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, सॉरी 1 और पूछा, सही कौन सा है, तो 1 और 3 सही है ना। हाँ, 1 और 3 सही होगा। 21 का क्या होगा, 1 और 3 सही, सी यहाँ से इसका आंसर रहेगा। 22 का करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, औषधि के उपयोग के संबंध में विचार करना है। औषधि के कार्य और यहाँ पर श्रेणी बोला, एंटी हिस्टामिन क्या होता है। देखो, एंटी हिस्टामिन है, ये जनन रोधी यहाँ पर औषधि नहीं है, ये एलर्जी के उपचार में प्रयुक्त होती है। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या होगी, जो पहली बात यहाँ से हो जाएगी, ये पहला स्टेटमेंट इसका ये बोला जनन रोधी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एलर्जी के उपचार में होती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड, ट्रैक्विलाइजर गंभीर मानसिक रोगों का उपचार, सेकेंड बात क्या होगी। सेकेंड बात यहाँ से ये देखो, वो चिंता के तनाव को दूर करने के लिए होता है, ना कि यहाँ पर मानसिक रोगों को उपचार करने में, गलत हो गया। एनाल्जेसिक दर्द निवारक, एनाल्जेसिक यहाँ पर क्या है, एनाल्जेसिक दर्द निवारक, ये बात सही है, केवल तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 23 का जो आंसर हो जाएगा, इसमें से स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे केवल 3 करेंगे। किसको, हम लोग एक लास्ट में स्टेटमेंट लेते हैं, डी नंबर, इसको रख लेंगे केवल 3। ठीक है, केवल 3,
ये थोड़ा सा एडिट कर दूंगा, मैं लिख लिया मैंने कि जो मिस्टेक हो गया यहाँ से, जो इसका स्टेटमेंट यहाँ पर डी नंबर में केवल 3 होगा, राइट, केवल 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हो गया 24। देखो यहाँ पर जो बातें दी गई वो बातें आपकी सिर्फ बातें आपको पता नहीं चाहिए क्या यहाँ पर है। स्टेटमेंट तो चलो ठीक है अपना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो में कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, राइट। बाकी स्टेटमेंट में आपको थोड़ा एडिट करके बाद में सीख कर दूंगा इसमें। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर अनिवार्य नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल का सही वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का, करेक्ट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा सी स्टेटमेंट। मतलब एक अमीनो अम्ल जिसे मानव के जो शरीर है उसके द्वारा निर्मित किया जा सकता है, इसलिए इसे मानव द्वारा आहार के माध्यम से लेना अनिवार्य नहीं होगा। ये बात इसकी क्या होगी, एकदम करेक्ट है यहाँ से, ठीक है 23 का। क्योंकि गैर अनिवार्य जो नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल वे होते हैं जो शरीर में स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शरीर में इन जो अमीनो अम्ल है उसका उत्पादन कर सकता है, इसलिए यहाँ पर उन्हें आहार के माध्यम से लेना अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। देखो जो हमारे पास जो चीज़ होगी तो क्या मैं उसको जिस नीड होगी उसकी नहीं होगी, जो चीज़ नहीं है उसकी नीड है, ठीक है। तो यहाँ से बात करेक्ट हो जाएगा। 25 में आते हैं। 25 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ग्राफीन और फुल्लिन दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं, अपर रूप होते हैं कार्बनिक के, ये बोला है। पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है। सेकंड बोला है फुल्लिन का विद्युत का सुचालक होता है, जबकि ग्राफीन एक निम्न चालकता का प्रदर्शन करता है। ये बात गलत है, क्योंकि ग्राफीन जो होता है विद्युत का उत्कृष्ट सुचालक होता है, ठीक है, जबकि फुल्लिन निम्न चालकता प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। फुल्लिन विद्युत का सुचालक बोला है ना, तो फिर जो यहाँ पर जो ग्राफीन होता है, ग्राफीन विद्युत का उत्कृष्ट सुचालक होता है, जबकि जो फुल्लिन होता है ये निम्न चालक पदार्थ। यहाँ पर उल्टी बात बता दी इसने ना, तो याद रखना है, आपको पॉइंट नोट करके रखना है, ठीक है, कौन कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो आंसर क्या होगा 25 का करेक्ट आंसर यहाँ से होगा जो सही पूछा है। तो कौन सा सही है, केवल एक सही है ना, तो क्या होगा 24 का करेक्ट आंसर एक, यहाँ से करेक्ट आंसर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 है, पौधे के विकास के संबंध में वसंतीकरण संबंधित करता है किसको। जो वसंतीकरण है ये किसको संबंधित करता है, संदर्भित करता है पौधे के विकास को लेकर के। देखो वसंतीकरण होता है ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधों का पुष्पन फूलों का खिलना की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। उसे कम तापमान की अवधि में गुजरना पड़ता है, और ये प्राकृतिक जो प्रक्रिया उसके कई द्विवार्षिक और यहाँ पर शीतकालीन वार्षिक वर्षा मतलब पौधे में देखी जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है सुनिश्चित होता है कि फूल केवल वसंत ऋतु में ही खिलेंगे, जब ठंड का जोखिम कम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 25 का ए आंसर करेक्ट आंसर है, सॉरी 26 का ए आंसर करेक्ट है। 27 नंबर देखते हैं। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया है। इनमें से कौन सी यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया है, देखते हैं 27 को। आंसर हो जाएगा गन्निक रस के यहाँ पर सिरके का निर्माण। ये क्या होगा एक रासायनिक प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पर बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। और जल में चीनी का मिश्रण एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पर गन्नी से रस निकलना यहाँ पर एक रासायनिक प्रक्रिया, किसे यहाँ पर किण्वन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनमें नए पदार्थ बनते हैं जो यहाँ पर मूल पदार्थ के रासायनिक रूप में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 करेक्ट है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है। 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में सही बताता है। आंसर हो जाएगा समतल दर्पण को लेकर जो करेंगे तो 28 का एक तो पहला प्रतिबिंब का सीधा बनेगा, बात एकदम सही है, ठीक है। और ये दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर उसके सामने स्थिति होती है, राइट। ये वस्तु के संदर्भ में पार्श्व परिवर्तन होता है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट क्या है, करेक्ट है समतल दर्पण को लेकर के। आंसर क्या होगा 28 का सभी बातें इसकी सही है, आंसर सी। 29 नंबर है, जीव विज्ञान के संबंध में अनुकूली विकिरण किसे संदर्भित करता है, ठीक है। ये किसे संदर्भित करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ये दिए गए किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास के प्रक्रम को एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होता है। 29 का क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो अनुकूली विकिरण होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या है एक ही पूर्वज प्रजाति के कई अलग अलग या नई प्रजातियों के विकसित होने की बात बताता है, जो विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों के अनुकूल होती है और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैलती है। ए यहाँ से करेक्ट आंसर 29 का। 30 देखते हैं।
30 नंबर है, इसमें बोला है अडॉप्ट अ हेरिटेज, धरोहर गोद लें परियोजना के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य धार्मिक जो गंतव्य है उसमें आध्यात्मिक संवर्धन को विकसित करना और उनका जो कायाकल्प है वो करना। पहली बात क्या होगी, 30 जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गलत है। पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इनका उद्देश्य यहाँ पर धार्मिक गंतव्यों को आधारित जो यहाँ पर संवर्धन होगी उसको विकसित करना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मतलब होगा। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। लाल किला और अजंता की गुफाओं को इस परियोजना के तहत गोद लिया गया है, ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाल किला और अजंता की गुफाओं को इस परियोजना के तहत अभी गोद लेने के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है, तो गलत हो जाएगी बात, दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा, 30 का करेक्ट आंसर कोई सही नहीं है, डी। 31 निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट डस्ट का उचित वर्णन या उचित ढंग से वर्णन करता है। स्मार्ट डस्ट, ठीक है, डस्ट भी स्मार्ट होती है ना, डस्ट भी जो है स्मार्ट है। देखते हैं क्या है इसका आंसर। 31 का आंसर हो जाएगा, ये करता है वायरलेस सेंसर के लिए जो लघु कंप्यूटिंग सर्किट्स होते हैं, रोबोट्स का यहाँ पर कार्बनिक नेटवर्क। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 30 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 31 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है ये, क्योंकि यहाँ पर वायरलेस सेंसर के लिए लघु कंप्यूटिंग सर्किट्स और रोबोट का कार्बनिक नेटवर्क। ठीक है, स्मार्ट डस्ट छोटे छोटे यहाँ पर वायरलेस माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर होते हैं। इसका एक सिस्टम होता है जिसमें यहाँ पर सेंसर, रोबोट और कंप्यूटिंग सर्किट्स होते हैं जो कार्बनिक नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो के संबंध में विचार करना है। न्यूट्रिनो आवेश रहित कण है जो सभी प्रकार के पदार्थों से गुजर सकता है। पहली बात 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिनो है ये इन सब से गुजर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक कमजोर नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण के कारण परस्पर क्रिया करता है, जिससे यहाँ पर अधिकांश पदार्थ बिना टकराए ही निकल जाते हैं, जिससे यहाँ पर ये गुजर सकेंगे। पहली बात सही है। सेकंड, ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है, ये बात करेक्ट है। फोटोन के बाद यहाँ पर सर्वाधिक ब्रह्मांड में पाया जाता है। तीसरा, भारत में विश्व की प्रथम भूमिगत जो न्यूट्रिनो वेधशाला है ये विकसित कर रहा है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि भारत में यहाँ पर प्रथम न्यूट्रिनो वेधशाला विकसित नहीं कर रहा, उससे पहले भी यहाँ पर और विकसित वेधशालाएं हो चुकी हैं। ठीक है, तो 1 और 2 करेक्ट है, आंसर बी आंसर से होगा। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग होगा। इनमें से कौन सा रोग जो है जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। 33 आंसर क्या होगा, एक तो खसरा, मलेरिया, डिप्थीरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का आंसर केवल 2 है ना, केवल 2 मतलब मलेरिया इसका आंसर, मलेरिया प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम जनित रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, खसरा एक वायरस जनित रोग है, ये बात गलत है। ठीक है, और डिप्थीरिया जीवाणु बैक्टीरिया रोग है, ये बात गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से केवल 2 मलेरिया इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 34 निम्नलिखित में से कौन सा एक कशेरुकी नहीं है। इनमें से कशेरुकी कौन सा नहीं है। कशेरुकी होता क्या है, देखो कशेरुकी वे जंतु होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। मछली उभयचर होता है, ठीक है, और सरीसृप क्या होता है, सभी कशेरुकी होंगे। तो यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या होगा, कीट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सी यहाँ से क्या होगा, इसका बोला कशेरुकी कौन सा नहीं है, इसमें कीट में क्या होता है, हमने क्या बताया आपको, कशेरुकी में वे जंतु जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर कीटों के पास रीढ़ की हड्डी होती है, नो, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या है, गलत पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा। कीट मतलब इंसेक्ट्स, और अकशेरुकी क्या होते हैं, जो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अकशेरुकी पूछेगा तो जिनका रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, याद रखना है, क्वेश्चन में डाउट नहीं करना है। कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और अकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, अगर ये पूछता इनमें से कौन सा अकशेरुकी है तो ये बात करेक्ट हो जाती कीट वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुवंशिक अध्ययन के संबंध में अनुलेखन शब्द का यहाँ पर किसे संदर्भित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ से, ये जो 35 का आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा, जिसमें से डीएनए के एक तंतु में आरएनए में जेनेटिक जो सूचना होती है उसको प्रतिलिपिकरण करने वाली प्रक्रिया होती है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के संबंध में विचार करना है। ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। पहली बात 36 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एटीपी कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है जब ग्लूकोज टूटता है। राइट, ये बात करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, ये कोशिका में उष्माशोषी अभिक्रियाओं का संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी कोशिका में ऊर्जाग्राही जिसे
एंडोथर्मिक यहाँ पर अभिक्रिया के प्रचलन के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। और एटीपी में फास्फेट जो बंधस के टूटने से ऊर्जा निकलती है, जिसका क्या होता है उपयोग जो होता है विभिन्न कोशिकीय पदार्थों के लिए कर सकते हैं। ये बात सही है। आंसर 1 और 2 दोनों करेक्ट है। आंसर 36 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट है। 37 है, डीएनए फिंगरप्रिंट के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। यह डीएनए स्तर पर जनसंख्या में व्यक्तियों के अंतर्गत भिन्नता को ज्ञात करने की एक तकनीक होती है। पहली बात, 37 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट होगा, सही बात है। सेकेंड बात, डीएनए अनुक्रम जो बहुरूपता पॉलीफॉर्मिज्म सिद्धांत पर काम करेगा, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, बहुरूपता मतलब पॉलीफॉर्मिज्म। तीसरा, ये पितृत्व परीक्षण हेतु डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जा सकता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि पितृत्व परीक्षण डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्तियों की अनूठी आनुवंशिक जानकारी की जो तुलना में अनुमति देता है। तीनों बातें क्या है? करेक्ट है। आंसर 36 का पूछा सही कौन सा है? तो डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 37 का डी हो गया। 38 नंबर देखते हैं। इंसुलिन के संबंध में विचार करना है। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पादित किया जाता है। पहली बात क्या होगी? 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, जब रक्त में शर्करा का स्तर गिरने लगता है तब शरीर में इंसुलिन उत्पादन वृद्धि होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जब रक्त में शर्करा स्तर गिरने लगता है तब इंसुलिन वृद्धि होगी, बात गलत है, क्योंकि इंसुलिन का उत्पादन तब बढ़ता है जब शर्करा ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, और आमतौर पर भोजन के बाद, ना कि गिरने पर। इंसुलिन का रक्त शर्करा में कम स्तर को मदद करेगा, और जब शर्करा का स्तर गिरता है तो ग्लूकोजन हार्मोन का स्राव बढ़ने लगता है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। 38 का आंसर एक आंसर सही है। 39 है, कार्बन नैनोट्यूब्स के संबंध में विचार करना है। ये कार्बन और क्रोमियम की एक मिश्र धातु होती है। पहली बात, 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नैनोट्यूब्स केवल कार्बन के अपर रूप होते हैं, जिसमें यहाँ पर क्रोमियम या किसी अन्य धातु का मिश्रण नहीं होता। ये ग्रेफीन सीट बेलनाकार रूप में होते हैं। ये बात गलत है। सेकेंड, ये असाधारण मजबूती का प्रदर्शन करता है और ऊष्मा का एक दक्ष सुचालक होता है। ये बात करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नैनोट्यूब्स अपनी असाधारण यांत्रिक शक्ति, मतलब जैसे स्टील से कई गुना मजबूत और उत्कृष्ट तापीय चालकता हीरे से बेहतर होती है इनकी, ठीक है। तो ये बात सही, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी। क्वेश्चन 40 है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ उपयुक्त परिस्थितियों के तहत एकल पदार्थ का निर्माण करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। इसे संश्लेषित रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की अधिकांश अभिक्रियाएं किस जो प्रकृति है उसमें उष्मा छिपी होती हैं। तो ये परिच्छेद है, ये किसका वर्णन यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा, ये कर रहा है संयोजन अभिक्रिया की। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये पूरी परिभाषा बता रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा बता रहा है, ठीक है। इसे संश्लेषित रूप में भी जाना जाता है, राइट। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है ये प्रकृति में उष्मा छिपी होती है, और ये भी यहाँ पर उदाहरण में बता सकते हो कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड की जल की जो अभिक्रिया होती है उसके साथ करते हैं, ठीक है। तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 41 है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में विचार करना है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है, जिसमें जबकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई स्पष्ट विभेदक केंद्रक नहीं पाया जाता है। पहली बात। 41 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक अच्छी तरह से परिभाषित झिल्ली या बद्ध केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसकी, दोनों में डिफरेंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अनुवांशिक जो सामग्री रहती है कोशिका द्रव में बिखरी रहती है, जिसे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। ओनली 1 यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। अभी सेकंड देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं समानता प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और अधिक तीव्रता से द्विगुणित होती हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, छोटी नहीं होती हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर तेजी से द्विगुणित या प्रजनन होना, द्विगुणित मतलब प्रजनन करती हैं। ये बात गलत है, लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों, ठीक है। ये बात गलत है। बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल होंगे। तीसरी बात, क्योंकि बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण होते हैं। तो देखो, बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हो गए। बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है।
ये प्रोकैरियोटिक कोशिका एग्जाम्पल होगा ना, यूकैरियोटिक के नहीं होंगे, बात गलत है। आप लिख सकते हो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसकी एग्जाम्पल कौन से, बैक्टीरिया और नियरेस्ट सेवल। तो सिर्फ यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा तीसरा गलत हो गया, पहली पाँच सिर्फ यहाँ से करेक्ट थी, 41 का एक यहाँ से आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन इसने जो स्टेट पीसीएस ने तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ना, यूपीएससी भी कहीं ना कहीं यहाँ से पॉइंट उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कथनों पर बताने कौन सा एंजाइम का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इनमें से कौन सा जो होगा एंजाइम का सबसे सर्वोत्तम वर्णन करेगा वो बताना है। आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर। देखो एंजाइम क्या है, इनके बारे में देखते हैं पहले से। एंजाइम जो है ये वे प्रोटीन होते हैं जो शरीर के जैविक उत्प्रेरकों को भूमिका निभाते हैं। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। वे जैविक उत्प्रेरक जो बायोलॉजिकल कैटालिसिस्ट या कैटालिसिस्ट होते हैं उसके रूप में काम करेंगे और यहाँ पर शरीर के रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं या उन्हें संभव बनाते हैं बिना किसी उपयोग हुए, ठीक है। तो यहाँ से आंसर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम जो होते हैं ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, ये बात याद रखना है। एंजाइम जो होते हैं ना वो लिपिड कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं और उनका प्राथमिक कार्य एंटीऑक्सीडेंट उत्पादन या झिल्ली का निर्माण करना नहीं होता है। इस वजह से तीनों ऊपर की गलत है, सिर्फ डी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में उत्सर्जित तत्वों को बाहर निकालने में सहायता करता है। आंसर जाएगा 43 का करेक्ट आंसर यहाँ से वृक्क, ठीक है, फेफड़े और यहाँ पर त्वचा, यकृत इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वृक्क जो होता है किडनीज या हमारा जो मलमूत्र होते हैं उनको क्या करता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को जैसे यूरिया और अत्यधिक जल को बाहर निकालने में मदद करता है वृक्क, ठीक है। फेफड़ा क्या होगा, ये जो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को शरीर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। और त्वचा क्या होगा, त्वचा पसीने के रूप में जल नमक थोड़ी मात्रा में यूरिया से बाहर निकलने में मदद करेंगे, राइट। और बचा कौन सा, यकृत क्या होता है, देखो यकृत जो है ये सीधे तौर पर उत्सर्जी उत्पादों को बाहर नहीं निकालता बल्कि यहाँ पर अमोनिया जैसे जो विषैले पदार्थ है इसको कम विषैले यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, जिसे वृक्क द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो 1 2 4 करेक्ट है, आंसर क्या होगा ए यहाँ से सही है। 44 आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि दर्शाई जाती है। पहली बात 44 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 44 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता जो होती है ये रेखाओं की निकटता की कोटि को दर्शाती है। जहाँ रेखाएं एक दूसरे के जितनी निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होता है, ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र वह राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को पार नहीं कर सकती हैं, एकदम करेक्ट है, क्योंकि यदि वैसा करती तो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, जहाँ पर जैसे प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, जैसे कि यहाँ पॉइंट है कई रेखाएं आके मिल रही हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं इस बिंदु को, राइट। तो ये जो प्रतिच्छेदन अगर होता तो वे दिसूचक की सुई दो दिशाओं में संकेत की ओर करती हैं, जो संभव नहीं था, ठीक है। तो ये बात करेक्ट है, तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा 1 2 और 3, बोला पार नहीं करती हैं, सच में पार नहीं करती हैं, बात सही होगी, तीनों बातें सही है, ठीक है। आंसर डी यहाँ से क्या होगा 44 का करेक्ट है। क्वेश्चन 45 है, दूरदृष्टि दोष के संबंध में विचार करना है। दूरदृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख सकता है। पहली बात क्या होगी, 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष युक्त दूर रखी वस्तु को स्पष्ट, देखो जो सा दोष होगा वही क्लियर है। अब एक तरह से मतलब याद करने का तरीका समझो, अगर मान लो मुझे दूरदृष्टि दोष है तो मुझे दूर की दृष्टि क्लियर दिखेगी। अब यहाँ पे क्या बोला, दूरदृष्टि है लेकिन निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो बात गलत है। दूर दोष है तो दूर ही साफ दिखेगा, ऐसा एक तरह से यहाँ पे याद करने का तरीका ट्रिक है, तो ये बात गलत होगी। पहले इस दोष उपयुक्त क्षमता को उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहीं दे देगा आपको लिख के, तो मतलब डाउट नहीं होना, दोनों एक ही मतलब इसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा संशोधित किया सकता है, अच्छा यहाँ पर तीसरा नहीं है, यही बोला है कि इसे दोष युक्त के क्षमता के उत्तल लेंस के उपयोग के रूप में संशोधित किया सकता है। तो क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 44 का 2, मतलब बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं आगे 46 नंबर है, वर्गीय श्रेणी के आरोही क्रम को रूप में कौन से आपसी अनुक्रम व्यवस्था हो रहा बताना है आपको। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 के यहाँ से जाति वंश वर्ग जगत, ठीक है, ये इसका क्या होगा
करेक्ट आंसर होगा, मतलब ए स्टेटमेंट इसका सही आंसर है। ठीक है, जाति स्पेसीज, ठीक है, वंश जीनस होगा, कुल फैमिली, गण ऑर्डर, वर्ग क्लास, संघ फाइलम, जगत किंगडम, ऐसा करके पूरा बनाना होगा। तो यहाँ पे पूरा सीरीज जैसे बन जाएगी, एरो करके बनाओगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट है 46 का। 47 है, ये जीव मोनिरा जगत का एकमात्र सदस्य है। ये बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव है और ये गर्म स्रोतों, मरुस्थल, हिमालय जैसे अत्यधिक कठोर पर्यावरण में पाया जाता है। ये 4 श्रेणियों अर्थात कोकस, बेसिलस, वाइबेरियम और स्पेलिरम के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। तो ये किसकी बात यहाँ पर ये कर रहा है 47 नंबर में, ये बात कर रहा है एक जीवाणु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जीवाणु की। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, जीवाणु मोनिरा जगत का एकमात्र सदस्य होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आगे रखते हैं क्वेश्चन 48 नंबर को। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के संबंध में विचार करना है। पहला, IUCN के सहयोग से UNEP की वैश्विक अनुसंधान परियोजना है। पहली बात होगी 48 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला बात यहाँ से गलत है। हाँ, पहली बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट GCP का एक वैश्विक अनुसंधान परियोजना होगी। ठीक है, लेकिन ये अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप की एक घटक परियोजना है, ना कि यहाँ पर IUCN और UNEP के सहयोग से यहाँ पर परियोजना होगी। तो बात गलत हो जाएगी। किसकी है, ये एक अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप ESSP। ये जी मतलब ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसकी वृद्धि को रोकने के लिए अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समुदाय की जो 7 पारस्परिक रूप से सहमत ज्ञान जो आधार पर स्थापित करने के लिए काम करेगा। सेकेंड बात क्योंकि सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो GCP है, GCP मतलब GCP का फुल फॉर्म क्या होगा, GCP का फुल फॉर्म जैसे कि यहाँ पर ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ठीक है, नोट कर लो। ये क्या होगा, ये कार्बन चक्र के जो ज्ञान है इसको विकसित करना तथा इसमें ग्रीन हाउस गैसों को वृद्धि करने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समुदाय के साथ एक पारंपरिक रूप से सहमत ज्ञान आधारित एक स्थापित शामिल होगा इसमें। तो आंसर यहाँ से केवल दूसरा करेक्ट है। ठीक है, 48 का आंसर बी यहाँ से सही है। आते हैं 49 नंबर में, रेडियो धर्मी नाभिकी क्षय के संबंध में विचार करना है। क्षय का प्रकार और सर्जीकरण। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला 49 में बोला है, पहला स्टेटमेंट ये बोला है कि हाँ, इसमें बोला है अल्फा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अल्फा 6 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि अल्फा 6 में एक कण हीलियम नाभिक होता है, उससे जो होता है इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बीटा 6 में क्या होता है, 6 मतलब क्या होता है, हानि होना है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, पहले में क्या हानि थी, यहाँ पर हीलियम नाभिक हुई थी, राइट। तो यहाँ पे गलत होगा। सेकेंड बीटा 6 में आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। ठीक है, हीलियम यहाँ पर नाभिक नहीं। गामा 6 में क्या होगा, पॉजिट्रॉन। गामा 6 में ऊर्जा का एक फोटोन उत्सर्जित होता है, ना कि पॉजिट्रॉन। गलत हो जाएगा, तीनों बातें गलत है। आंसर 49 का क्या होगा, सभी गलत हैं। डी यहाँ से आंसर में से कोई सही नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के संबंध में विचार करना है। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती है जिन्हें संचलन के लिए एक माध्यम ठोस, तरल या गैस इनकी आवश्यकता होती है, वे निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। बात सही है। सेकेंड, कण तरंग संचरण के दौरान अपनी माध्य स्थिति से ऊपर की ओर दोलन करती हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ध्वनि तरंग संचलन के दौरान कण अपनी माध्य स्थिति से ऊपर के नीचे दोलन नहीं करते हैं, वे संचलन की दिशाओं में आगे पीछे दोलन करते हैं, संपीड़न या विदलन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगी होती हैं। इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा, यदि दिए गए माध्यम में समान भौतिक परिस्थितियों में आवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ ध्वनि की गति में भारी परिवर्तन आता है, तो तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर यदि यहाँ पर दिए गए माध्यम में समान भौतिक परिस्थिति जैसे तापमान, ध्वनि की गति को स्थिर रहता है, ठीक है, और आवृत्ति जैसे कि यहाँ पर परिवर्तन के साथ साथ भारी परिवर्तन होता रहता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है। 50 का आंसर एक बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 51, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पार्ट 2 में, कल देखेंगे वो 52 से 100 तक। ठीक है, 51 बोले निम्नलिखित में से कौन मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो इंटरफेरॉन यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा क्योंकि ये प्रोटीन जो वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और आसपास की गैर संक्रमित जो कोशिकाओं हैं उसको वायरल संक्रमण में बचाते हैं, करेक्ट है। मैक्रोफेज ये बड़ी सफ़ेद रक्त संरचना है जो रोगजनक मृत कोशिकाओं और मलबे को निगलती हैं और पचाती हैं। तीसरा, श्लेष्मा, ये एक चिपचिपा सा स्राव होता है
जो श्वसन और यहाँ पर पाचन जो पथ होते हैं उसकी रेखावत करता है और रोगजनकों को विदेशी कणों में फंसाता है, जिन्हें यहाँ पर उनके शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। हाँ, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से देखो, इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 13, ठीक है, टेस्ट नंबर 13 मैंने यहाँ पर इसका पार्ट 1 में 51 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और इसके करीब जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं 52 से लेकर 100 तक, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन करीब यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, वो आप मिलेंगे, प्लस यहाँ पर जो फिजिक्स है उसके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ से पूरा एक साइंस का पेपर होगा। उसके बाद अगला जो पेपर आएगा, टेस्ट नंबर जो 14 आएगा, 14 नंबर, वो आएगा आपका पूरा करंट अफेयर्स पर, इसी सब्जेक्ट को लेकर, साइंस टेक्नोलॉजी पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी, और कल मॉर्निंग में फिर से मैं कराने वाला हूँ 9:30 बजे आपको, ठीक है, पार्ट 2 भी। तो रेडी रहना, और यहाँ से आप इस जो आज में पढ़ोगे ना, इसको आपको डीप में जाके और टॉपिक पढ़ना जो मैंने करा रहे हैं, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम में अपडेट दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।